हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज चौहान आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर का जो सेशन चलता है गुरु ज्ञान अड्डा पर। और इस सेशन में आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं, जैसा कि हम रोज़ बताते हैं आपको। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है 25 अप्रैल और विश्व मलेरिया दिवस है। तो आप सभी को सबसे पहले विश्व मलेरिया दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आपको आज हम बताएंगे कि विश्व मलेरिया दिवस क्यों, कब, कैसे बनाया गया और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि जो हमारा ये सेशन है डेली करंट अफेयर का, ये बहुत ही आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो आ रही हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए लॉकडाउन का आप पालन करते हुए अपने घर में बेहतरीन पढ़ाई कीजिए। और इसी के साथ में आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं आज 25 अप्रैल को। तो देख लीजिए, आज डेली करंट अफेयर का ये 25 अप्रैल का सेशन है और आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है। और अगर विश्व मलेरिया दिवस की बात करें तो सर, सबसे पहले ये आपका जो विश्व मलेरिया दिवस है इसकी स्थापना 2007 में 60वें विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान की गई थी। और विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना से पूर्व 25 अप्रैल 2001 को मनाए जाने वाला अफ्रीका मलेरिया दिवस एक वर्ष पश्चात ऐतिहासिक अबूझ घोषणा में 44 मलेरिया ग्रस्त देशों ने अफ्रीकी शिखर सम्मेलन में इसके दौरान हस्ताक्षर किए थे। तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। इसके बाद में हम आपको बता देते हैं, इससे संबंधित थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है मलेरिया के नियंत्रण हेतु, मतलब विश्व स्तर पर हम इससे किस प्रकार से निपट सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मलेरिया जो रोग है वो मच्छरों के कारण फैलने वाली एक बीमारी है, जिसमें कई लाख लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं। और जो ये मलेरिया बीमारी है, प्रोटाजुएन प्लाज्मोडियम नामक एक कीटाणु होता है जो मादा मच्छर एनोफ्लीज में पाया जाता है। और ये क्या करता है कि जो रक्त होता है उसके साथ में ये कीटाणु क्रियाएं कर कर और हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको डाउन कर देता है, उनको उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर देता है, और जिसके कारण लाखों लोग इससे मर जाते हैं। ये जो मच्छर है ये गंदगी में पाया जाता है, जहाँ मतलब पानी इकट्ठा हो या जहाँ गंदगी हो वहाँ पर ये पाया जाता है। अगर एक अनुमान के हिसाब से देखें तो 2012 में एक रिपोर्ट आई थी WHO की, और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो मलेरिया के कारण वर्ष 2012 में अब तक सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं विश्व में, और एक साल में 6,27,000 लोग इसके कारण मर चुके थे। और अधिकतर जो लोग मरे थे वो अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। और ख़ासकर इसमें जो मरने वाले व्यक्ति थे उनमें बच्चे शामिल थे। तो आप देख सकते हैं कि जो ये मलेरिया बीमारी है वो कितनी भयंकर है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करी जाए तो इस मलेरिया से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कहें महामारी जो अब चल रही है कोरोना वायरस की है। सबसे अच्छी खास बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया में WHO के तत्वाधान में जो इसकी वैक्सीन बनाई जा रही है उसका 80% काम पूरा हो चुका है। ये सबसे पहले आप लोगों को हम एक अपडेट दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं। इसके अलावा 5 देशों ने भी इसकी वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है, लेकिन अभी उसके कोई ठोस सबूत WHO को प्राप्त नहीं हुए, तो इसलिए उसे आधिकारिक नहीं माना जा सकता। अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो दिवस है, विश्व मलेरिया दिवस है, ये वैश्विक 8 आधिकारिक जो सामुदायिक स्वास्थ्य अभियान है उनमें से एक है। अब उन और ये जो 8 सामुदायिक स्वास्थ्य अभियान है
ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आते हैं। अब इन 8, जब बात हो ही रही है तो हल्की सी चर्चा और कर लेते हैं। इन 8 अभियानों की हम बात बता देते हैं कि WHO में कौन कौन से 8 अभियानों को शामिल किया गया है। तो विश्व मलेरिया दिवस के साथ में विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व टीकाकरण सप्ताह, विश्व तपेदिक दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व एड दिवस इसमें 8 अभियानों में शामिल है। तो इसी के साथ अब आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। और जो आज के क्वेश्चन हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ये बनाया गया था, 2 दिन पहले ही। और आपको सही आंसर अगर हम बताएं तो विश्व पृथ्वी दिवस परसों यानी कि 23 अप्रैल को मनाया गया था। इसी के साथ में अगर अदर ऑप्शंस की हम बात करें तो 21 अप्रैल को आपका वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया गया था। इसी के साथ ही 19 अप्रैल को आपका विश्व लीवर डे या विश्व यकृत डे मनाया गया था। और इसी के साथ में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस आपका मनाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन हम सबसे पहले इसलिए लेते हैं क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा दिन किस रूप में मनाया जाता है। तो इसमें हम एक दिवस लेके चलते हैं रोज़ अपने इस सेशन में, ताकि आप उसको रिपीट करते रहें। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप जो ये करंट डेली अफेयर की जो क्वेश्चन है इनको आप ज़रूर अपने नोटबुक में लिखें, रोज़ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ लिखें, ताकि आपको ये विस्तार से याद रहें। इसी के साथ में इस सेशन को आप फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो सोए हुए हैं, जो अभी तक नहीं जगे हैं, उनको शेयर करके जगा दीजिए और उनको बता दीजिए कि आपके नीरज सर गुरु ज्ञान अड्डा पर आ चुके हैं आज का सेशन लेकर। इसी के साथ में आपको हम ये विश्व पृथ्वी डे जो बनाया गया, दिवस बनाया गया, इसकी तस्वीर भी दिखा देते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं तुरंत बिना देर किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा, किसके द्वारा हाल ही में कोरोना या कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप विकसित किया गया है? तो देखिए किसके द्वारा विकसित किया गया है, IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT मंडी या IIT मद्रास? तो इसका सही आंसर होने वाला है फ्रेंड्स आपका IIT दिल्ली। IIT दिल्ली इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। IIT क्या चक्कर है? IIT आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ में अगर अन्य IITs की बात करें तो देखिए देश में जितने भी IIT हैं वो अभी देश में जो कोरोना वायरस चल रहा है उसको लेकर बहुत ही चिंतित हैं और नए नए आविष्कार या नई नई खोजें कर रही हैं इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए। इसी के चलते IIT रोपड़ की बात कर लें तो अभी हाल ही में जो आपकी IIT रोपड़ है उसके द्वारा आपको एक वार्ड बोट नाम से एक चीज़ विकसित की गई थी। और उसमें क्या था कि उसके ज़रिए जो क्वारंटाइन किए जा रहे हैं कोरोना के मरीज, उनको किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के बगैर दवाई और भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। IIT मंडी की बात कर लें तो IIT जो मंडी है इसने हाल ही में एक हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर का, शक्ति नाम जिसे दिया गया है, वो इन्होंने बनाया है। इसी के साथ में IIT मद्रास की बात कर लें तो IIT मद्रास है उसने हाल ही में स्टैंडिंग व्हील चेयर, भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे इस क्वेश्चन के। इसके अलावा अगर आपको हम फोटो दिखा दें, वास करो जो ऐप है उसकी फ़ोटो इस प्रकार से रहेगी। और
इसके जरिए लोगों को मतलब सूचित किया जा रहा है। वास करो ऐप मोबाइल एप्लीकेशन है ये, इसके जरिए कोरोना से संबंधित जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी के साथ में अगर आज का अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी अभी कुछ दिनों पहले किसे BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर में शामिल किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पुलेला गोपीचंद, PV सिंधु, साइना नेहवाल, या ए और बी दोनों। सही ऑप्शन आपको ईमानदारी से कमेंट में करने हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं PV सिंधु इसका सही आंसर होगा। अब कर लेते हैं ऑप्शंस की बात। पहले कर लेते हैं इस जागरूकता अभियान की बात। तो देखिए, विश्व चैंपियन PV सिंधु को BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है सर। इसी के साथ में इसमें सिंधु के अलावा कुछ खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है, और वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं, किस किस देश से हैं, वो भी आपको हम बता देते हैं। कनाडा के मिशेल ली। देखिए, जो इसमें खिलाड़ी सम्मिलित किए गए हैं वो सब बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी हैं, और वो विश्व के अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो PV सिंधु भारत से बैडमिंटन खिलाड़ी ली गई हैं। इसके अलावा कनाडा से मिशेल ली, चीन देश है वहाँ से झैंग सी वेई, इंग्लैंड से जैक सेवर्ड, हांगकांग से चान हो, ये नाम है आप ध्यान रखेंगे, हांगकांग से चान हो विश्व चैंपियन है ये बैडमिंटन के। जर्मनी के वोलेस्का नोब्लाच, क्योंकि अजीब नाम है तो इसको एक बार में आपके समझ नहीं आएंगे, तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देखें, 2-3 बार इसको सुने तो आपके नाम समझ आएंगे। जर्मनी के बालेस्का नोब्लाच और मार्क जवेलबर्ग शामिल किए गए हैं। तो इसी के साथ में इस अभियान की बात करें तो बैडमिंटन खेल के प्रति अपना समय और सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है। यानी इस अभियान का मतलब है कि जो ये बैडमिंटन खेल है उसके प्रति अपना समय और सम्मान व्यक्त करने की बात कही जाती है, जिसमें वे ईमानदारी से और साफ सुथरे खेल खेलने के पक्ष में रहते हैं। अगर इसी के अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, पुलेला गोपीचंद जी कौन है। तो देखिए, पुलेला गोपीचंद जी भी एक भारतीय महत्वपूर्ण बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगर इनकी हम बात करें तो देखिए, इनको अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण 2014 में मिल चुका है। इसके अलावा इनको 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है, और 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अब ये कौन है, क्यों फोकस में आए, तो इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था बैडमिंटन की, एक प्रतियोगिता होती है जिसे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहते हैं। इंग्लैंड की एक चैंपियनशिप होती है बैडमिंटन की, उसको इन्होंने पहली बार, मतलब किसी भारतीय, ये पहले भारतीय बने थे इसको जीतने वाले, और 2001 में इन्होंने ये जो चैंपियनशिप हुई थी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसको जीता था। इसी के बाद इन्हें 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। अब देख लेते हैं सर इसी के बाद में कि ये और क्या है। तो पुलेला गोपीचंद जी हैं वो साइना नेहवाल, जो कि वर्तमान में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बहुत टॉप बैडमिंटन खिलाड़ियों में नाम लिया जाता है इनका। तो जो साइना नेहवाल है उनके शुरुआती कोच ये रहे हैं, और जो साइना नेहवाल आज जिस वैश्विक स्थिति पर है इस खेल में, उस वैश्विक स्थिति पर पुलेला गोपीचंद जी का बहुत बड़ा हाथ है, इस वैश्विक स्थिति पर इनको पहुंचाने का, या कहें कि इस जो खिलाड़ी आज ये हैं विश्व में, उस महान खिलाड़ी बनने तक का सफ़र पुलेला गोपीचंद जी के द्वारा इनको सहयोग दिया गया था। अगर इस अभियान की अगर आपको फोटो दिखाएं तो देख लीजिए, PV सिंधु जी हैं, ब्रांड एम्बेसडर है IM बैडमिंटन BWF, ये आपको इसमें दिखाया गया है।
अगर BWF की बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके अलावा 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय साहब इसका कहाँ है, तो मुख्यालय इसका कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है। और इसके जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो 194 है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, किस देश के द्वारा अप्रैल 2020 में, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, किस देश द्वारा अप्रैल 2020 में नूर नामक सैन्य सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की गई है। तो देख लीजिए ऑप्शन में आपके बांग्लादेश दे रखा है, इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब दे रखा है। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका ईरान होगा। अब हम थोड़ी सी पहले इस सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। तो यह काफ़ी नाकामी, मतलब इस जो सैटेलाइट थी, ये सैन्य सैटेलाइट जो बना रहा था ईरान, इसमें काफ़ी बार हार का मुंह देखने के बाद में इसको सफलता मिली है। तो कह सकते हैं यह काफ़ी नाकामी के बाद में इसको लॉन्च करने में सफलता हासिल मिली है। और यह सैटेलाइट धरती की जो सतह है उससे 425 किलोमीटर ऊपर स्थापित की गई है। अब अगर ईरान की बात करें तो सर ईरान की राजधानी रहेगी तेहरान, मुद्रा रहेगी ईरानी रियाल, राष्ट्रपति रहेंगे हसन रूहानी। और हसन रूहानी जी को आप खूब जानते हैं, ये वही हसन रूहानी जी हैं जिन्होंने जिनके कारण अभी सुलेमानी जी जो जनरल हैं, ईरान के जनरल सुलेमानी जी, उनकी हत्या के बाद में अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत काफ़ी डिस्प्यूट हो गया था। और ऐसा वैसे जो विश्व था वो ऐसा मान रहा था कि अब बहुत जल्दी तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। लेकिन बहुत से ऐसे देश है शांति प्रिय, जैसे कि भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी इस जो इनका मतभेद था उसको ख़त्म करने में, ईरान और अमेरिका के बीच के मतभेदों को ख़त्म करने में। और इसमें पूरा विश्व दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जहां इजराइल अमेरिका का साथ दे रहा था, वहीं पर ईरान का पक्ष चीन ले रहा था। तो भारत और रूस की मध्यस्थता या अन्य और देशों की मध्यस्थता के कारण या उसके चलते हुए इसको शांत किया गया। और अब तो ये बिल्कुल शांत हो चुका है मामला, क्योंकि अब तो कोरोना ने इस विश्व युद्ध का स्थान ले लिया है। अगर खैर छोड़िए, आगे की अगर बात करें इससे संबंधित, तो देखिए आपको कुछ फैक्ट हम बता देते हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित। हाल ही में ईरान द्वारा 100 से अधिक भाषाएं बोलने वाला रोबोट निर्मित किया गया था। और इसके अलावा हाल ही में जनवरी में अमेरिका ईरान के बीच युद्ध जैसा एक माहौल पैदा हो गया था जनरल सुलेमानी के कारण, क्योंकि ईरानी फौज के जनरल थे जनरल सुलेमानी, इनकी हत्या कर दी गई थी अमेरिका के द्वारा। तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया था इन दोनों के बीच में। भारत ने कुछ समय पहले ही ईरान के, अब आप एक क्वेश्चन भारत से देखेंगे ईरान के संबंध में। हाल ही में भारत ने जनवरी के अंदर, जो जनवरी 2020 है इसके अंदर अमेरिका ने सॉरी भारत ने ईरान के अंदर एक चाहबार पोर्ट है ईरान का, उसको विकसित किया गया है। और इसी के साथ में कुछ समय पहले भारत से जो भारत का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई के अंदर, वहाँ से एक जहाज के जरिए जो आपका केला जो फल होता है बनाना, वो आपका निर्यात किया गया है ईरान को। तो आप ये फैक्ट्स आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर बांग्लादेश की बात, सऊदी अरब की बात करें, तो सर सऊदी अरब जो है उसकी राजधानी रहेगी रियाद, मुद्रा रहेगी रियाल, सऊदी रियाल। और जो यहाँ के राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल मसूद अल सऊद, और इनका अगर शॉर्ट नाम बताएं तो शाह सलमान। और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। और मोहम्मद बिन सलमान फरवरी 2019 को भारत की यात्रा पर आए थे, 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। अगर बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी रहेगी ढाका, टका रहेगी यहाँ की मुद्रा। और प्रधानमंत्री रहेंगे शेख हसीना, राष्ट्रपति रहेंगे अब्दुल हमीद। और अगर बांग्लादेश से एक महत्वपूर्ण हम आपके लिए फैक्ट लेकर आए हैं आज, अगर
पूछा जाए कि बांग्लादेश के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे बांग्लादेश के, सुरेंद्र कुमार सिन्हा जी थे। ये बांग्लादेश के पहले हिंदू न्यायाधीश बने थे सुप्रीम कोर्ट के, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के। और 17 जनवरी 2015 से 11 नवंबर 2017 तक ये आपके न्यायाधीश बने रहे थे। अगर बात करी जाए कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो अधिकतर जो स्टूडेंट है वो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि राष्ट्रपिता भी हैं बांग्लादेश के, उस पर टिक करके आते हैं। तो आज आप इस गलती को भी सुधार लेंगे। बांग्लादेश से अगर आपका प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए, तो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री रहेंगे ताजुद्दीन अहमद। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि मुझसे एक व्यक्तिगत स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था और वो ये क्वेश्चन गलत करके आया था। उसने इसमें शेख मुजीबुर रहमान इसमें आंसर कर रखा था। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये बता देना चाहिए, इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें शामिल किया है। तो एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। बांग्लादेश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो ताजुद्दीन अहमद थे, जो अप्रैल 1971 से जनवरी 1972 तक प्रधानमंत्री रहे। एक फैक्ट पाकिस्तान के बारे में भी है। तो जो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, आपको बताना है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन है, ये आपको बताना है कमेंट करके। इसके साथ ही आपको हम दिखा देते हैं उस सैटेलाइट की फ़ोटो। तो आप देख सकते हैं ये आपके राष्ट्रपति हैं ईरान के, जिनका नाम है हसन रूहानी जी। और इसमें आप क्लियर देख सकते हैं ईरान ने पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 5। हाल ही में किस विश्वविख्यात कंपनी ने रिलायंस जियो में 9.99% की साझेदारी खरीदी है? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आपके लिए बनता है कि हाल ही में किस कंपनी ने जो रिलायंस जियो है, जिसके फाउंडर अनिल धीरू भाई अंबानी है, क्योंकि शॉर्ट नाम अनिल अंबानी है, अगर पूरा नाम अनिल अंबानी का पूछा जाए तो अनिल धीरू भाई अंबानी होगा। और ये अभी हाल ही में जो फॉर्ब्स की 2020 की धनी व्यक्तियों की, विश्व के धनी व्यक्तियों की जो सूची जारी हुई थी, उसमें 17वें स्थान पर हैं, भारत के पहले हैं। और एशिया में भी ये पहले ही रहते थे, लेकिन अब इनका जो स्थान है वो अली बाबा की जो फाउंडर है जैक मा, उन्होंने इनका स्थान ले लिया है। तो इसकी भी हम आगे बात करेंगे। अभी इसका उत्तर देख लेते हैं कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा फेसबुक। ठीक है सर, इसका उत्तर आपका रहेगा फेसबुक। अब हम बात कर लेते हैं गूगल की। तो जो ऑप्शन, पहले इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। देखिए हाल ही में इन दोनों ने संयुक्त घोषणा की है। इन दोनों ने, देख लीजिए, आपको फोटो भी अवेलेबल करवा दें। इन्होंने अभी एक संयुक्त घोषणा की है कि इनके मध्य एक साझेदारी समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश इसमें करने की घोषणा की है। फेसबुक इस निवेश के माध्यम से जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% हिस्सेदारी खरीद रही है। ठीक है सर, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया, यूएसए, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संस्थापक इसके रहेंगे मार्क जुकरबर्ग। और यह एक अमेरिकी सोशल मीडिया व औद्योगिक कंपनी है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड पहली भारत की ऐसी कंपनी बन गई है जो $10 ट्रिलियन के साथ मार्केट क्रॉस करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। मतलब $10 ट्रिलियन के साथ इन्होंने मार्केट में क्रॉस किया है, शेयर मार्केट को क्रॉस किया है ना। इसके अलावा अगर हम देखें और क्या फैक्ट्स बन सकते हैं, तो जियो की बात कर लेते हैं सर पहले।
तो देखिए, रिलायंस जियो है, इसकी स्थापना 2007 को हुई थी। इसके संस्थापक मुकेश अंबानी जी हैं। इसका मुख्यालय आपका मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी बनती है, वहाँ पर है। चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप दास वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्स, आपके ऑप्शंस की, और ऑप्शंस से खेल लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शंस से खेलने आपको फेसबुक के बारे में बता दिया है। इसके अलावा आपको गूगल गूगल के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, जो गूगल है, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया, यूएसए में ही है। संस्थापक इसके लेरी पेस और सरगिन ब्रिन हैं, और वर्तमान में इसके सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई जी हैं। इसके अलावा अगर ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं, तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं वो बिल गेट्स साहब हैं। ये विश्व के दूसरे, जो 2020 की जो सूची जारी हुई है धनवान व्यक्तियों की, फॉर्ब्स की, उसमें दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है सर। इसके अलावा पहले पर आपके अमेजोन के जो फाउंडर है वो हैं। इसके अलावा अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो 26 नवंबर 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में सीईओ सत्य नडेला हैं, और मुख्यालय इसका रेडमंड, वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में है। और अब बात कर लेते हैं आपके अलीबाबा की। तो अलीबाबा के संस्थापक हैं जैक मा, और वो इसके अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा ये एक चाइनीज़ कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है। 4 अक्टूबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय हांगजू शहर है, जहां आपके अभी गेम्स होने वाले हैं 2022 में। झांगजू चीन के अंदर इसका मुख्यालय है, और सीईओ इसके जोनाथन लू हैं। इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं अलीबाबा के, वो जोनाथन लू हैं। इसी के साथ में आपको फोटो दिखाते हुए अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं, और इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या बनने वाला है? हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बना है? ऑप्शन में चाइना, ब्राज़ील, भारत और जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा चाइना। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, चीन के झांगझूंग एक, सॉरी झांगझुंग नहीं, सॉरी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। चीन के गवांगझू, गवांगझू एक शहर है, गवांगझू एक शहर है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया गया है। और आपको हम इस फुटबॉल स्टेडियम की भी फ़ोटो दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। इस फुटबॉल स्टेडियम की जो बैठक क्षमता है वो 10 लाख व्यक्ति या 10 लाख सीट है। और ये स्टेडियम है, इसकी जो आकृति है वो कमल के फूल के समान है। जो इसका निर्माण हुआ था इस स्टेडियम का, इसमें लगभग 12 अरब युआन, जो कि आपकी चीन की मुद्रा है, उसके हिसाब से 12 अरब युआन इसमें खर्चा आया था। अगर भारत की मुद्रा में अगर इसकी बात करें, तो 130 अरब करोड़ रुपए का इसमें खर्चा हुआ था। अब बात कर लेते हैं इससे अदर फैक्ट्स की, इससे संबंधित। तो इसने दुनिया के सबसे बड़े पेशेवर जो फुटबॉल स्टेडियम है अभी दुनिया में, बार्सिलोना स्पेन के अंदर, और उसका नाम है कैप नोउ फुटबॉल स्टेडियम, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि उसकी जो स्पेन में बार्सिलोना के अंदर जो कैप नोउ फुटबॉल स्टेडियम है, उसकी जो क्षमता थी वो थी 6 या 6.5 लाख व्यक्ति थी, और इसकी है 10 लाख। अगर जब दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम की बात हो रही तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो क्रिकेट से ज़्यादा इंस्पायर है। तो देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम बना है, और ये इसकी लोकेशन आपकी अहमदाबाद गुजरात यानी कि भारत में है। और उद्घाटन के बाद में इस मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। और अभी जो भारत में ट्रम्प या कहें अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं, केम छो ट्रम्प या नमस्ते ट्रम्प, एक प्रोग्राम या कार्यक्रम के दौरान वो भारत यात्रा, 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे, और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस स्टेडियम का उद्घाटन भी किया था। अगर बात करी जाए मोटेरा स्टेडियम से पहले, तो देखिए इसके उद्घाटन से पहले, किसके उद्घाटन से, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन से पहले
विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम था वो था मेलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और अगर भारत की बात करी जाए तो अब इससे पहले भारत में ईडन गार्डन जो कोलकाता के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है वो बड़ा था, लेकिन अब भारत का और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको अपनी तरफ से समझाना चाहते हैं फ्रेंड्स, कि जब अगर आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि विश्व का या भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो उसमें यदि ऑप्शन आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम या मोटेरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो सर आप सही आंसर क्या करके आएंगे? तो आपको हर हालत में सही आंसर दिमाग में रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। आप ये सही ऑप्शन करके आएंगे। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति की बात करें तो वो भी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। ये आपकी गुजरात के अंदर ही है, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा जिला है गुजरात का, वहाँ पर ये बनाई गई है। इसी के अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो विश्व के क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व के किस देश के द्वारा हाल ही में औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती करने को वैध कर दिया गया है या कानूनी अधिकार दे दिया गया है? तो देखिए, ईरान, लेबनान, यमन, इराक। आपको सही उत्तर इसमें बताना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम बता देते हैं, लेबनान एक एशियाई देश है। तो लेबनान के अंदर इसको वैध कर दिया गया है, भांग की खेती को। फैक्ट देख लेते हैं क्या बोलते हैं। लेबनानी संसद जो आपकी है उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, लेबनानी जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने चिकित्सीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया गया है या वैध कर दिया गया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था, लेकिन अब इसको कानून बनाकर पास करने के बाद वैध कर दिया गया है। अगर लेबनान की बात करें तो राजधानी बैरूत होगी, मुद्रा होगी लेबनानी पाउंड, राष्ट्रपति होंगे मिशेल सुलेमान और प्रधानमंत्री होंगे साद हरीरी। ये आप देख लेंगे। ईरान के बारे में आपको बता ही दिया था। इसी के साथ में आपको एक फ़ोटो दिखा देते हैं। देखिए, ये एक लेबनानी व्यक्ति है और ये भांग के पौधों के साथ में इसने फ़ोटो खिंचाई है, बहुत अच्छा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, किस राज्य द्वारा हाल ही में रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या केरल? तो सही आंसर इसका आप कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। देखिए, केरल आपका यहाँ सही आंसर बनेगा। और अगर इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए, केरल के पत्तमतिट्टा, देखिए दोबारा नाम सुन लीजिए, थोड़ा अजीब नाम है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, आपको समझने में भी दिक्कत होगी। 2-3 बार आप इसको स्किप करें, मतलब आगे पीछे करके देखें। केरल के पत्तनम मैतिट्टा जिले के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया है। आपको दिखा देते हैं तिरंगा वाहन ये लॉन्च किया है। यह वाहन थर्मल स्कैनिंग, बोनेट पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, दो तरफा माइक्रोफोन सिस्टम लगाया गया है। आप देख रहे हैं, देखिए ये बोनेट पर लगाया गया है एक इंफ्रारेड थर्मामीटर। इसके अलावा माइक्रोफोन भी इस पर लगाए गए हैं, एक स्पीकर आप देख रहे हैं। तो ऐसे इसमें आधुनिक सिस्टम लेस किए गए हैं, जिसके द्वारा वाहन के अंदर या बाहर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है। तो ये इसलिए है कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी को अगर ये गाड़ी बाहर मतलब रास्ते चलते रोकती है, तो अंदर बैठा व्यक्ति आराम से उससे संवाद कर सकता है। और इसके अलावा पहचान पत्र या तस्वीर क्लिक करने के लिए अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कैमरा भी लगा हुआ है, उस आदमी की फ़ोटो या उसकी पहचान करने के लिए
इसमें कैमरा भी लेस है या कि कैमरा भी लगाया गया है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाल ही में इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा। तो देखिए आपका इसका सही आंसर राकेश शर्मा, डेविड ली, जोहान लोमन या कोई नहीं। तो सही आंसर आपका रहेगा राकेश शर्मा जी। इसके संबंधित बात कर लेते हैं। तो राकेश शर्मा इससे पहले IMM के उपाध्यक्ष थे, मतलब अध्यक्ष बनने से पहले ये इसके उपाध्यक्ष भी थे। और इन्होंने जोहान्स लोमन, जोहाना, ये गलत हो गया है, जोहान्स लोमन है, आप इसको सही कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं जोहान्स लोमन का पद इन्होंने ले लिया है, यानी कि जो इसके इनसे पहले अध्यक्ष थे वो जोहान लोमन थे और इनके स्थान पर ही अब इन्होंने अध्यक्ष पद लिया है। और ये 2 वर्ष के लिए, मतलब राकेश शर्मा जी 2 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। अगर IMM की बात कर लें सर, तो देख लीजिए फोटो। IMM की अगर बात करें तो IMM 1947 को स्थापित की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में जनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष राकेश शर्मा जी हाल ही में बने हैं। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS ने किस देश के पहले पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। कहने का मतलब यह है कि भारत की एक सबसे बड़ी IT कंपनी है जिसका नाम है TCS, और इस TCS ने किस देश में एक डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आंसर आपका क्या रहने वाला है, इजराइल। इजराइल यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। और अगर बात करें इसकी, तो कुछ समय पहले ही चंद्रयान मिशन, आपको यहाँ बता देते हैं कि जो इजराइल है इसने कुछ समय पहले ही एक चंद्रयान मिशन जिसका नाम था बेरसेट लॉन्च किया था और जो सफल नहीं हुआ था। कुछ और अगर इसके बारे में हम फैक्ट देखेंगे इजराइल के बारे में, तो जो इजराइल है वो विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने प्रोन साइट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि प्रोन साइट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भी इजराइल बन गया है। इसके अलावा अगर इजराइल की बात करें तो देखिए इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है, और यरूशलेम जो है वो यहूदी जो धर्म है, तो यहूदी धर्म के लोगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम, इसको सबसे पहले मान्यता जो प्रदान करी थी वो अमेरिका ने मान्यता प्रदान करी थी। और इजराइल अमेरिका का बहुत खास दोस्त है और भारत का भी बहुत खास दोस्त है। अगर हम बात करें इजराइल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो रिवलिन साहब यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री को तो आप जानते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। और इसी के अलावा अगर यहाँ की मुद्रा की बात करी जाए तो इजरायली नई शेकेल यहाँ मुद्रा चलती है। अब अगर अदर फैक्ट्स की बात करें तो देखिए 2018 में 27 तारीख को एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था भारत और इजराइल के मध्य भारत में। और भारत में जो इजरायली प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू, वो भारत यात्रा पर आए थे। 6 दिवसीय यात्रा पर आए थे। 14 जनवरी से 19 जनवरी 2018 तक ये भारत यात्रा पर रहे थे। इस दौरान जो 27 तारीख को क्या था कि 27 तारीख को 25 वर्ष पूर्ण हुए थे, या कहें सिविल जुबली मनाई गई थी 27 जून को 2018 में। और ये जो 25 वर्ष बनाए गए, जो 25 वर्ष पूर्ण हुए थे, ये भारत इजराइल जो संबंध है उसके 25 वर्ष पूर्ण हुए थे। और ये जो प्रोग्राम था ये आपके भारत में नई दिल्ली में मनाया गया था। इसमें शिरकत किसने करी थी, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये प्रोग्राम आपका दिल्ली में हुआ था। और इस प्रोग्राम के दौरान ही दिल्ली में एक मूर्ति चौक नाम की जगह थी, एक मतलब चौराया है मूर्ति चौक नाम से,
उस चौराहे का नाम बदलकर हाइफा चौक किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के अलावा अगर हम देखें तो एक मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट मशीन भी इजराइल के द्वारा भारत को दी गई थी, और इस मशीन की कीमत है 70 लाख रुपए भारतीय रुपए, मतलब 70 लाख भारतीय रुपए। और इस जो मशीन है मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट मशीन, इसकी क्या करामात है, तो ये समुद्र के पानी को बिल्कुल आरओ जैसा बना देता है। ये समुद्र के पानी को बिल्कुल आरओ जैसा बना देता है। अगर हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो यह मशीन एक दिन में 20,000 लीटर समुद्री पानी को शुद्ध करती है, मतलब एक दिन में 20,000 लीटर पानी को, समुद्री पानी को शुद्ध कर सकती है, बिल्कुल आरओ जैसा बना सकती है और पीने योग्य बनाती है। तथा 80,000 लीटर सामान्य पानी को प्रतिदिन, मतलब समुद्र के पानी को अगर आरओ किया जाए तो 20,000 लीटर है, और अगर जो सामान्य पानी है, जो हम कहें नल का जो पानी है, उसको 80,000 लीटर सामान्य पानी को प्रतिदिन ये शुद्ध कर सकती है। अगर इसकी बात करी जाए कि पहली मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट मशीन इजराइल द्वारा कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो भारत में पहली मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट मशीन सुइया गांव है, एक बनासकाठा जिला है गुजरात के अंदर, उसमें एक गांव है सुइया गांव। वहाँ बनासकाठा आपको पता है कच्छ के रण जो है गुजरात में उसके सीमा पर है, तो कच्छ के रण के अंदर बनासकाठा जिले के सुइया गांव में इसको स्थापित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में यहाँ पर इजराइल और भारत के बीच में है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर होमवर्क में एक काम दे के जा रहे हैं, एक्स्ट्रा काम है आज आपको, कि आपको इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम बताना है। ठीक है सर। इसी के अलावा आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहले कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था, तो कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है, तो सही आंसर इसका मास्टर कार्ड के साथ होगा, मास्टर कार्ड के साथ इसमें साझेदारी की है। इसी के साथ अगर हम पूछें आज के क्वेश्चन की बात करें, तो आज का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, मेन जो होमवर्क इस सेशन का होता है, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा ई लर्निंग कंटेंट में योगदान के लिए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये आपको बताना है। इसी के साथ ही ये सेशन हम ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और आप फटाफट से इस सेशन को देखते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ हम आपसे कल तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, कोरोना के खिलाफ घर में बैठकर लड़ते रहिए। धन्यवाद।